जिस पल में थम गई थी कहानी वहीं से स्टार्ट होती है कहानी की। जी हाँ, गुम है किसी के प्यार का कल का एपिसोड जहाँ पे स्टॉप हुआ था वहीं से रिस्टार्ट होता है। और गेस व्हाट, जहाँ पे ईशान और सभी एक दूसरे के आमने सामने थे, एक दूसरे के बाहों में थे, उसी वक्त मतलब वो ऐसी जगह पर खड़े थे जहाँ से हरिणी उसे देख पा रही थी, दोनों को देख पा रही थी। जी हाँ, ईशान और सभी को एक साथ एकदम करीब एकदम से करीब देखकर हरिणी हो जाती है खुश और उसे लगता है कि ईशान और सभी के बीच में सब कुछ सही है। और सभी अपने दीदी को देखते ही, अपने हरिणी ताई को देखते ही खुशी से झूम उठती है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते। यकीनन ये आंसू उसके खुशी के आंसू थे। अपने ताई के सीने से लग बहुत बहुत रोती है सभी। और उसी दौरान जब बातचीत शुरू होती तब हरिणी बार बार शुक्रिया अदा करना लगती है ईशान का, कि ईशान ने जितने एहसान उन पर किए हैं उसके बाद उसका थैंक यू भी बहुत छोटा पड़ जाएगा। बट उसी दौरान हम देख पाते हैं कि वहां पर आ जाती है रीवा ईशान के पीछे पीछे। और उसी दौरान बातों बातों में हरिणी कह देती है ईशान से कि अब वो उसे यानी ईशान को बार बार वो सर सर क्यों कह रही है। कायदे से देखा जाए तो ईशान तो उसके जीजा जी हुए और इसीलिए वो हाथ जोड़ते हुए कहती है कि थैंक यू जीजा जी, आपने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, हमारे सभी के लिए इतना सब कुछ किया। और इसका जवाब देते हुए ईशान कहता है कि आप थैंक यू मत कीजिए, मैं कब से इस दिन का वेट कर रहा था। ईशान के इन लफ्ज़ को रीवा समझ लेती है कुछ और ही, कुछ गलत है और वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। तो वही सभी अपने ताई से बात करने लगती है और ईशान चले जाते हैं डॉक्टर से बात करने के लिए, जहां पर डॉक्टर से बातों के दौरान ईशान को पता चलता है कि हरिणी अब बिल्कुल ठीक है और शायद एक दो दिनों में उसे डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। पर खुशियों में कोई पर ना हो तो मज़ा कैसा। यहाँ पर ये लगा है कि अगर भले ही हरिणी बिल्कुल सही है, पर अगर उसे किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस आता है तो उसकी शायद दोबारा से तबीयत खराब हो सकती है। तो हरिणी को पूरी तरह से ठीक होने में वक्त लगेगा, वो काफ़ी वीक है, इसीलिए उसे किसी तरह का स्ट्रेस न आए, इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा और उसके आजू बाजू का सारा माहौल खुशनुमा रखना होगा। ये बात सुनने के बाद यकीनन ईशान को झटका लगता है, पर यही सच है। तो वही हम देख पाते हैं कि किस तरह से हरिणी कई सारे सवाल करने लगती है सभी से कि क्या हुआ उनके रिश्ते में, कैसा चल रहा है ईशान और उसका रिश्ता, क्या ईशान और सभी के रिचुअल्स हुए थे, सारे फंक्शंस हुए थे, क्या उन दोनों का रिसेप्शन हुआ था। और जैसे जैसे सभी हरिणी के सवाल आ रहे थे वैसे वैसे मानो सभी का दर्द उभर रहा था। जिन जख्मों को वो छुपाने की कोशिश कर रही थी वो दोबारा से उभर रहे थे, तभी तो उसके आंसू निकल आते हैं। और उसी दौरान वो देख पाती है कि हरिणी के सिर में होने लगता है दर्द। जी हाँ, अभी अभी वो कोमा से उठी है और इतनी सारे बात करेगी तो यकीनन कुछ ना कुछ असर तो होगा। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से सभी हरिणी को सुला देती है। वो कहती है कि वो उससे ढेर सारी बातें करेगी पर फिलहाल हरिणी को आराम की ज़रूरत है और सभी हरिणी को सुला देती है। तो वही वहाँ पे यानी भोसले परिवार में हम देख पाते हैं कि किस तरह से रीवा आती है वापस, जो कि बिल्कुल गुमशुदा थी। उसके आँखों में कोई भी चमक नहीं थी, उसके लफ्ज़ बिल्कुल भी शांत थे। और उसी दौरान जब वो आगे आती है तब उसे दिखाई देती है उनके एंगेजमेंट की तैयारियां। जी हाँ, ईशान और उसके एंगेजमेंट के लिए जो तस्वीर बनाई गई थी उसे देखकर उसे निहारती है रीवा। उसी दौरान अक्का साहेब बात को पलटने की कोशिश करते हुए कहती है कि आखिरकार क्या हुआ। जब रीवा बताती है कि हरिणी को होश आ चुका है और ईशान सभी के पास है, तब अक्का साहेब बात को छुपाने के लिए, हालात को काबू में करने के लिए झूठी हंसी के साथ कहती है कि चलो सही हुआ कि हरिणी को होश आ गया है, अब हम लोगों को झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। पर इस बार क्या रीवा के माता पिता शांत बैठेंगे। रीवा के पिता ने कर दिया है सवाल कि आखिरकार क्या सही हो गया है। आपको सच में लगता है कि हरिणी का होश में आना सही है? क्योंकि हरिणी का होश में आने का मतलब है कि उसे, जब हरिणी ने बेहोश हुई थी, बेहोशी में से उठी थी, तब उसने ईशान को कसम देकर सभी और ईशान की शादी करवाई थी। अब क्या पता वो खुद की कसम देकर ईशान को मजबूर कर दे ये रिश्ता निभाने के लिए। लोगों में, सब परिवार वालों में बातें हो ही रही होती है कि उसी दौरान राव साहब बोल पड़ते हैं कि अब ईशान ऐसा कुछ नहीं करेगा, इस बार ईशान की मर्जी हो या ना हो पर राव साहब वही करेंगे जो वो चाहते हैं, यानी वो रीवा को अपने घर की बहू बनाकर रहेंगे। पर राव साहब के
मुंह से बात निकले और चिन्मय कुछ न कहे हो ही नहीं सकता। फिर क्या था, चिन्मय भी अपनी कहानी कराना शुरू कर देता है। जी हाँ, चिन्मय भी राव साहब को सच का आईना दिखाना शुरू कर देता है कि इतना सब कुछ हो गया, सबने इतनी लाख कोशिशें कर दी है ईशान और सभी का रिश्ता तोड़ने की, पर सब चिन्मय बताने लगता है कि किस तरह से सबके लाख कोशिशों के बावजूद भी ईशान और सभी का रिश्ता नहीं टूटा है। यानी ईशान और सभी एक दूसरे के लिए बने हैं, जिनका रिश्ता कभी भी नहीं टूट सकता है। और चिन्मय की ये बातें सुनने के बाद रीवा वहां से चली जाती है। तो वही हॉस्पिटल में हम देख पाते हैं कि किस तरह से सभी शुक्ला जी से बात करते हुए उन्हें खुशी से बताने लगती है कि उसका परिवार लौट आया है, उसकी ताई को होश आ गया है। और वो शुक्ला जी को कहती है कि क्या वो उसका एक काम करेंगे, वो उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो अपने ताई को लेकर उस टी स्टॉल में तो नहीं रह सकती, इसीलिए वो शुक्ला जी को कहती है कि क्या वो एक छोटी सा रूम, एक जिसमें हम रह पाए, ऐसा कोई रूम वो दिला सकते हैं, अगर दिला देंगे तो बहुत एहसान होगे। फिर क्या था, शुक्ला जी कहते हैं कि आप फिक्र मत करो, मैं तुरंत से तैयारी पर लग जाते हैं। तो वही हम देख पाते हैं कि सभी फ़ोन पर बात कर ही रही होती है कि उसी दौरान ईशान आ जाता है पीछे, और जैसे सभी फ़ोन नीचे रखती है, ईशान करने लगता है सवाल कि आखिरकार अब वो क्या करेगी, सभी क्या हरिणी को सच बता देगी। जिस पर सभी कहती कि हाँ वो सच बता देगी, वो अपने साई को सब कुछ बता देगी। जिस पर ईशान बताता है कि किस तरह से डॉक्टर ने कहा है कि हरिणी की तबीयत को लेकर किस तरह से चिंता व्यक्त की है। जिस पर ईशान और सभी में दोबारा बहस हो जाने लगती है और सभी कहती है कि उसकी ताई इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि वो सच ना सुन पाए। जिस पर ईशान कहता है कि तुम्हारा एक गलत कदम बहुत कुछ बिखेर कर रख दे सकता है। और उसी दौरान वहां पर दोनों में बहस हो ही रही होती है, झूठ सच, सच झूठ को लेकर के। उसी दौरान ईशान का बज जाता है फ़ोन और जाने अनजाने में वहां से गुजर रही एक नर्स से टकरा जाता है ईशान और उसका फ़ोन नीचे गिरकर हो जाता है स्पीकर पर ऑन। जी हाँ, स्पीकर पर ऑन हो जाता है ईशान का फ़ोन, जिसकी वजह से राव साहब जो बोल रहे थे वो सुन पाती है सभी की। किस तरह से राव साहब कह रहे होते हैं ईशान से कि तू आखिरकार है कहाँ, तेरी और रीवा की इंगेजमेंट है, ऐसे तू बीच में कैसे चला गया। यानी सभी को पता चल जाता है सच कि ईशान और रीवा की सगाई है, इंगेजमेंट है। जिसे सुनने के बाद सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके चेहरे के भाव साफ साफ बताने लगते हैं कि किस तरह से एक ही पल में उसका दिल बिखर कर टूट गया है दोबारा। और वो ही मन में कहने लगती है अब तक तो उसने डाइवोर्स पेपर साइन भी नहीं किए, ईशान को क्या इतनी जल्दी है उससे छुटकारा पाने की कि उसने तुरंत से सगाई की तैयारियां भी शुरू कर दी है। और वहां से ईशान चला जाता है सभी को ये कहते हुए कि उसके वापस लौटने तक सभी हरिणी को कुछ भी ना बताए, सच ना बताए। और उसी दौरान हम देख पाते हैं कि किस तरह से रीवा बैठी है भोसले परिवार के बाहर वाले हिस्से में, जहाँ पर वो गहरी सोच में डूबी है, जहाँ पर वो ईशान और अपने लम्हों को याद कर रही है कि किस तरह से प्रपोज किया था ईशान ने उसे। उसी दौरान वहाँ पे आ जाती है शिखा पानी लेकर, जो उसे सहारा देते हुए कहती है कि तुम ठीक है, ठीक हो, सब ठीक हो जाएगा। पर रीवा ठीक नहीं थी, तभी तो वो तुरंत से शिखा के गले से लगकर रोने लगती है, इतना रोने लगती है कि पूछो मत। वो शिखा से सवाल करने लगती है कि क्या सच में उसे खुश रहने का हक नहीं है, क्या उसे प्यार करने का हक नहीं है, क्यों हर बार उसी का दिल टूटेगा। और उसी दौरान हरिणी उसे दे देती है सहारा, ये कहते हुए कि सब हालात के आगे मजबूर है, बप्पा जो भी करेंगे वो सही करेंगे। और उसी दौरान हम देख पाते हैं आगे की कहानी की किस तरह से सभी आ जाती है हॉस्पिटल के कमरे में, जहां पर वो कोशिश करती है अपने ताई को सच बताए या ना बताए, पर उसके दो दिल के झगड़े, दो मन के झगड़े लग जाते हैं, जो कहने लगता है कि सभी को सच्चाई बता देनी चाहिए। और सभी इसी उलझन में थी कि हरिणी जाग जाती है और उसी दौरान सभी अपने ताई को सच बताने ही वाली होती है कि वहां से सीन कट होकर आगे का सीन बताया जाता है, जहां पर रीवा के पेरेंट्स रीवा को ले जाने लगते हैं। पर सामने से आ जाता है ईशान, जिस पर सारे के सारे सवालों की बौछार कर देते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ। और रीवा